तीनों राज्यों में वही मिसमैनेजमेंट की कहानी है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की कहानी है, यानी कि एक बार फिर हरियाणा की तरह कांग्रेस पार्टी लास्ट आवर में, एब्सोल्यूट लास्ट आवर एंड कंप्लीट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मिसमैनेजमेंट, कोई सीट शेयरिंग नहीं, मात्र 12 सीटों पर उलझे। देखिए, मुझे लगता है गरिमा जी, जब चुनाव होता है और कंपटीशन होता है तो कोई भी अपने पत्ते पहले खोल। हाँ। आ रही है आवाज? जी, आवाज आ रही है आलोक शर्मा। देखिए, मुझे लगता है कि जब गठबंधन होता है और गठबंधन की सरकारें होती हैं और गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात आती है तो स्वाभाविक है कि कोई भी गठबंधन में लोग आपस में कहीं पर भी अपने पत्ते खोलने में अपना अपना वो लेकर चलते हैं कि कौन मैक्सिमम सीटें ले ले। हमारे यहाँ पर भी मान लीजिए अगर हमें 100 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं या 100 के करीब सीटें मिल रही हैं तो उसमें हमारा कैंडिडेट कौन होगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न होता है। हमारी तरफ से कौन होगा और वो कैंडिडेट क्या वास्तव में बाकी दलों को भी किस तरह से सूट करता है, किस तरह से नहीं करता है। कई बार कैंडिडेट अच्छा होता है लेकिन पर्सनल इक्वेशंस वहां पर या जातिगत समीकरण कहीं पर कुछ ना कुछ 19-21 होते हैं। तो मैं समझता हूं कि उसमें समय लगना स्वाभाविक है। दूसरा प्रश्न आपका मिसमैनेजमेंट का है। इतना समय की सीईसी जो कि सबसे पावरफुल बॉडी है इलेक्शन के वक्त पे, उसकी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ जाए, महाराष्ट्र के सारे नेताओं को दिल्ली तलब करना पड़ जाए। देखिए, उसकी मीटिंग कैंसिल करना केवल इसलिए नहीं था कि वहां पर किसी भी तरह से कोई दिक्कत थी। हाँ। मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि सीईसी की बैठक में 13 मेंबर हैं और उसके साथ साथ जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होता है स्टेट का, वहां के प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं, प्लस वहां पर जो स्क्रीनिंग कमेटी वहां पर बनी होती है वो भी सीईसी में बैठती है। तो सीईसी के चेयरमैन जो हैं, सीईसी में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी बैठते हैं, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र के सीएलपी लीडर, और यहाँ तो महाराष्ट्र में 2 यूनिट है हमारी। हाँ। महाराष्ट्र की यूनिट अलग है, बॉम्बे की यूनिट अलग है। तो बॉम्बे की प्रदेश अध्यक्ष वर्षा जी भी और महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाना पटोले जी भी। ऐसा नहीं है कि उनको बुलाया गया, तलब किया गया। ये नॉर्मल पैटर्न है हमारा। सीईसी में प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के सीएलपी लीडर, स्क्रीनिंग कमेटी पूरी आती है। और अब तो राहुल जी के आने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी में जो लोग मेंबर्स हैं वो भी बैठते हैं और जो सेक्रेटरी इंचार्जेस हैं उस स्टेट के वो भी सीईसी में बैठते हैं। लेकिन तो आलोक शर्मा, ये तो सच है ना, कल का बयान है विजय वडेट्टीवार का, और वो ये कह रहे हैं कि 17 सीटों पर पेच उलझा है, विवाद है हमारे बीच, 17 सीटें। और मैं अगर उसे और कट शॉर्ट कर दूं तो ये विदर्भ की जो 12 सीटें हैं जिन पर लट्ठम लट्ठा है, ये विवाद तो है, लास्ट मोमेंट तक पहुंच रहा है कि नहीं विवाद? देखिए, अभी महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो 20 तारीख को है। हाँ। और जो नॉमिनेशन की लास्ट डेट है वो 29 तारीख है। अगर आप पिछले भी अलायंस के तमाम चीजें देखेंगे तो मैं इसको कहीं पर भी ऐसा नहीं मानता कि कोई बहुत ऑड चीज हो रही है। आज हमारी सीईसी हो रही है, सीईसी के बाद दोबारा भी सीईसी होगी। हमारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स तय हैं, लगभग 80 से ज्यादा कैंडिडेट्स महाराष्ट्र के हमारे स्क्रीनिंग कमेटी फाइनल कर चुकी है। हाँ। कहीं पर 1 नाम, कहीं पर 2 नाम। केवल सीईसी में उनके ऊपर एक फाइनल डिस्कशन होता है। भाई, ये तो कांग्रेस का मसला है ना आलोक जी। लेकिन आलोक शर्मा, ये तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर दिल्ली में बैठ रहे हैं, उसमें आपके सहयोगी तो शामिल नहीं है। लट्ठम लट्ठा तो सहयोगियों के साथ है 12 सीटों पर विदर्भ की। मैंने नाम पढ़कर सारे सुना दिए। और बड़ा कमाल का इत्तेफाक है कि सारी 12 की 12 सीटों पर सिर्फ 1 पर कांग्रेस पिछली बार जीती थी। लट्ठम लट्ठा इन 12 सीटों पर आखिरी मोमेंट पर। 288 सीटों में से 260 सीटों पर ऑलमोस्ट फाइनल है हमारा भी, और चाहे एनडीए गठबंधन हो। 260 सीटों के ऊपर लगभग सबके अपने कैंडिडेट्स और सहमति तैयार है। अब बात आती है कि जो 28 सीटें उनकी तरफ से भी बची हैं, 28 सीटें हमारी तरफ से भी बची हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत ज्यादा बच गए और उनके सब सॉल्व हो गए। तीसरी चीज ये है कि हम भी देखते हैं कि वो जो 28 सीटें हैं उनमें से जो कॉमन सीटें हैं
वो वहां पर शिवसेना के कौन से उसमें जाती हैं, शिंदे गुट में कौन सी सीट जाती है, वहां से कौन सा कैंडिडेट आता है, तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों पार्टियां देखती हैं। ये तो 5 अक्टूबर को गए थे राहुल गांधी, आलोक जी, फाइनल हो जाना 5 अक्टूबर को राहुल गांधी गए थे महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं से बातचीत करने, वहां बात हो गई, फिर सारे नेता दिल्ली भी आ गए 8 अक्टूबर को या शायद 7 अक्टूबर को, मैं अगर सही मुझे याद है तो ये आखिरी लम्हों तक ये सब जो पन्ने पलटे जा रहे हैं, ना उद्धव ठाकरे को पता कि वो कौन सी सीटें लड़ेंगे, ना कांग्रेस को पता कौन सी सीटें लड़ेंगे। तो मार्वेलस एग्जांपल ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। नहीं, मैंने इसको लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं मानता हूं। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव एक प्रतिस्पर्धा होती है आपस में, कैंडिडेट्स के बीच में भी और पार्टियों के बीच में भी, और अपने अपने पत्ते एक दूसरा विरोधी खेमा कौन सी कैंडिडेट को फाइल करेगा। मैं कह रहा हूं 288 में से एक हफ्ते पहले, 29 से आज एक हफ्ते पहले अगर 260 सीटों पर कैंडिडेट ऑलमोस्ट तय हैं तो इसको लट्ठम लट्ठा नहीं कह सकते हैं। हरियाणा में भी और तो यही ये हुआ। हमारे यहाँ नहीं, केवल 28 हरियाणा सीटें में उनके राहुल गांधी ने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिफर गए, कोई जरूरत नहीं। रणदीप सुरजेवाला बिफर गए, कोई जरूरत नहीं। और आखिर में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी को पहले 10 सीटें, फिर 5 सीटें, फिर घटाकर 3 सीटें, और फिर फोन उठाना बंद कर दिया आम आदमी पार्टी के नेताओं का। तो ये नहीं, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने फोन नहीं उठाया हो। नहीं, मैं उस मीटिंग में एक में रहा भी था गरिमा जी। फोन नहीं उठाने का प्रश्न नहीं था। सीटों को लेकर के कौन सी सीटें किसको मिलेंगी, 5 सीटों पर ऑलमोस्ट सहमति हो गई थी। 2 पॉजिटिव थी, 2 नेगेटिव थी, 1 फाइट वाली सीट थी। ऑलमोस्ट दोनों तरफ से सकारात्मक बातचीत तय हो गई थी। लेकिन आप देखिए कि संयोग था या प्रयोग था कि 12 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी और 13 तारीख को केजरीवाल जी की जमानत हुई। बस इसी से आप सारा प्रकरण समझ लीजिए कि भाई 12 तारीख तक वो डिसीजन पेंडिंग रहा और 13 तारीख को वो डिसीजन आ गया। और वो केसी वेणुगोपाल जो बाहर निकल कर कह रहे थे, एज ऑफ नाउ नो क्लैरिफिकेशन, एज ऑफ नाउ नो क्लैरिटी। किशोर तिवारी, ये ओनस किस पर है?